जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है इंडिया का फिशरी सेक्टर को। हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्राइसिस चल रही है। हम देखेंगे कि इसको ब्लू रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं। हम इस सेक्टर की पूरी ग्रोथ को समझेंगे कि क्या इसकी ग्रोथ हुई है या फिर और वो नीचे जा चुकी है फिशरी सेक्टर इंडिया में। हम सस्टेनेबिलिटी देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में अगर हम मछली पकड़ते रहे तो ऐसा तो नहीं होगा कि मछलियाँ ख़त्म ही हो जाए लास्ट में। और हम एफएओ को भी देखेंगे, मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन की बॉडी है, हम इसको भी समझेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल को कि इंडिया का जो फिशरीज़ है और एक्वाकल्चर है उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये दो वर्ड होते हैं, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर। पहले इनको समझते हैं। फिशरीज़ का मतलब होता है फ़िश को कैप्चर करना, फ़िश को पकड़ना। तो एक्वाकल्चर क्या होता है? फ़िश की फार्मिंग करना। मतलब कि भाई मछली का पकड़ेंगे हम नेचुरल वाटर में, जैसे कि ओशन में हम, और पकड़ेंगे लेक्स वगैरह में, रिवर्स वगैरह में। यहाँ जब मछली पकड़ते हैं ना, इनको बोलते हैं फिशरीज़ करना। बात समझ में आ गई? तो एक्वाकल्चर क्या होता है? फ़िश की फार्मिंग करना, फ़िश को उगाना। कैसे उगाएंगे? आर्टिफिशियल टैंक्स में। घर में टैंक बना दिया, उसमें मछलियों के बीज डाल दिए, वो उग गए, वो बड़े हो गए। और आर्टिफिशियल पॉन्ड बना करके, हमने वो देखी थी ना गैंग्स ऑफ वासेपुर, है ना, उसमें वो तालाब उनका ही होता है ना, वो क्या सरदार खान का। हाँ, तो वैसे वो आर्टिफिशियल पॉन्ड एक तरह का उनका खुद का पॉन्ड है, जहाँ वो मछलियाँ के बीज को डालते हैं। बीज मतलब अंडे को डालते हैं और वो बाद में ग्रो होते हैं। बात समझ में आ गई सर? एक्वाकल्चर समझ में आ गया, फिशरीज समझ में आ गया। इंडिया है ना एक जाइंट फिश मार्केट की तरह है। सही बात है। यहाँ पे करोड़ों लोग भाग होते हैं, वो सी, रिवर, पॉन्ड से फिश पकड़ते हैं और अपना घर चलाते हैं। सही बात है। मतलब फिश क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तरह से इंडिया के अंदर में फिश एक रोजगार का साधन है, एम्प्लॉयमेंट देता है। बिल्कुल सही बात है। भाई ये सुबह उठते हैं और अपनी बोट लेकर के वो ओशन में उतर जाते हैं, शाम को वापस आते हैं और मछली लेके आते हैं बाजारों में से। इस तरह से उनका घर चलता है। एक सस्ता प्रोटीन का सोर्स है। सही बात है। मीट 600 का होगा तो चिकन करीबन 200 का है, तो फिश वहाँ पे 100 के आसपास मिल जाती है। तो ये सस्ता भी है और हमें प्रोटीन भी मिलता है। और क्या होगा, एक्सपोर्ट का सबसे ज़्यादा पैसा हमें यहीं से मिलता है। सही बात है। फ़िश को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है और वहाँ से ये बहुत बड़ा मार्केट भी है एक्सपोर्ट में भी। इसलिए फिशरीज़ है ना, वो इंडियन के फूड सेक्टर का एक सुपर इम्पोर्टेंट पिलर है। सही बात है। जैसे व्हीट है, राइस है, वैसे यहाँ पे फ़िश भी होता है। सही बात है। साउथ में चले जाएँ अपन, या फिर अपन में ईस्ट में चले जाएँ, तो यहाँ पे फ़िश वगैरह बहुत ज़्यादा भी खाई जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है फिशरी सेक्टर हमारे लिए? कि अगर मान लेते हैं कि अगर आज इंडिया में फिश सेक्टर को बंद कर देगी गवर्नमेंट, कहेगी आज के बाद कोई मछली नहीं पकड़ेगा, तो उससे क्या होगा, लाखों लोगों की जो फैमिली वो उनका इनकम बिल्कुल बंद हो जाएगा। सही बात है। उनको यही आता है काम कि वो सुबह फिश पकड़ने जाते हैं, शाम को फिश पकड़ के आते हैं ये ओशन से और मार्केट में बेचते हैं, उनका घर चलता है। लोगों की प्रोटीन की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। सही बात है। भाई सस्ती बढ़ती है, हमें अच्छी जल्दी प्रोटीन मिल जाता है और एक्सपोर्ट भी बहुत नुकसान होगा। इसलिए जो फिशरी सेक्टर है ना, वो जॉब प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है और मनी प्रोवाइड करता है। इन तीनों का ये मिक्स है। सही बात है। इसलिए इंडिया फिशरी सेक्टर पे हमेशा वर्क करता है। एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश में अगर कोई छोटा फार्मर है ना, वो सिर्फ फिश फार्मिंग से ही लाखों कमा रहा है। बिल्कुल सही बात है। फिश फार्मिंग कर रहा है वो, देखो। फिश फार्मिंग को क्या कहेंगे? एक्वाकल्चर कहेंगे। मतलब वो आर्टिफिशियल टैंक होगा उसके पास में, या आर्टिफिशियल पॉन्ड होगा सरदार खान जैसा, और उसमें वो मछली के बीज डालता है और उगाता है। इस सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है, फिशरी सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है, समझते हैं। ये सेक्टर फास्ट ग्रो कर रहा है, हम देखेंगे कितना फास्ट ग्रो कर रहा है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बहुत है, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक क्या होगा, ज़्यादा फिश पकड़ लिया तो ओवर फिशिंग हो जाएगी। ओवर फिशिंग मतलब कि तालाब में अगर ज़्यादा मछलियाँ पकड़ ली ना, तो अगले साल मछलियाँ ख़त्म ही हो जाएगी, वो अपने अंडे ही नहीं दे पाएगी। उससे पहले हम इसको उठा लेंगे तो बाद में अगले साल के लिए अंडे बचेंगे नहीं, तो अगले साल कोई फिशिंग मछली नहीं बचेगी अपने लिए। तो ओवर फिशिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फिशरी सेक्टर में। सेकंड क्या होगा, पानी गंदा है। पानी गंदा कैसे, मतलब पॉल्यूटेड वाटर है केस, और पॉल्यूटेड वाटर होगा तो फिशलियाँ मर जाती। पॉल्यूटेड किससे हो रहा है? सीवेज से। भाई ह्यूमन जो वेस्ट होगा वो नाले में छोड़ रहे हैं, नाले सीधा नदियों में मिल रहा है, फिशरी मतलब फिशें मर रही। प्लास्टिक से, केमिकल सबसे बड़ा कारण है। हॉस्पिटल का हो, फार्मा कंपनी का हो, इंडस्ट्री को, सारा का सारी पानी कहाँ जाता है? ये रिवर में जाता है, इसलिए मछलियाँ मर जाती है। तो फिश को स्ट्रेस है, लास्ट में डेथ वगैरह हो जाती है। फिश मतलब फिशरी सेक्टर को पूरे को स्ट्रेस होता है, लास्ट में फिशेज वगैरह डेथ भी होती है। क्लाइमेट रिस्क का बहुत बड़ा दिक्कत है। देखो हीट बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों ने कोयला जला जला करके ग्लोबल वार्मिंग की और उससे हीट काफ़ी हो गई। साइक्लोन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्टॉर्म बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि बोट्स हो, लाइव्स हो या फिर फिश हो, सब के सब रिस्क में आ चुके हैं। लाइव्स मतलब कि ह्यूमन लाइव्स। भाई ह्यूमन पकड़ने जा रहे हैं बोट के अंदर में, तो बोट भी खतरे में है, ह्यूमंस भी खतरे में और फिश सब खतरे में। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज कर दिया हमने। सही बात है। और जो छोटे छोटे फिशरीज है उनकी और ज़्यादा तकलीफ है। क्यों? इनके पास मशीन्स नहीं होती। भाई बड़ी बड़ी इनके पास में बोट नहीं है, जैसे ट्रॉलर नहीं है इनके पास में। ठीक है ना? ट्रोलर क्या होता है? एक तरह का बहुत बड़ी फिश होती है जिसके नीचे की तरफ बहुत बड़ी नेट लगी होती है। ये इस तरह की नेट होती है।
इसमें क्या होता है ना, ये जो बोट होती है आगे चलती रहती है और यहाँ पे मछलियाँ पकड़ते रहते हैं लास्ट में। ये बड़ी बड़ी मशीनें नहीं इनके पास में, इनके पास जीपीएस नहीं होता है, छोटे फिशर है। जीपीएस मतलब कि ये जाते हैं जैसे कि ओशन में मछली पकड़ने के, इनको पता रहता है कि हाँ ये रास्ते से आते हैं, इस रास्ते से आते हैं, ये सूरज से पता लगा लेते हैं। लेकिन अगर कभी स्ट्रॉम आ गया, कभी तूफान आ गया, तो ये रास्ता भूल जाते हैं लास्ट में, और उनके पास जीपीएस भी नहीं कि वापस आ सके। और इनके पास आइस बॉक्स नहीं है, मछली पकड़ ली लेकिन आइस बॉक्स नहीं है तो मछली सड़ जाती है। ये शाम को करते आएंगे ना, तब तक मछली सड़ जाएगी, बाजार में बिकेगी नहीं। लोन बहुत मुश्किल से मिलता है इनको, सही बात है ना। इनके पास किसान क्रेडिट क्रॉप होता है ना, जिसकी केसीसी होता है ना, इसमें आसानी से ज़मीन को गिरवी रख करके सरकार लोन दे देती है। इनके पास तो वो भी नहीं, इनके पास इसी पर एक बोट है, लोन लेना बहुत मुश्किल है इनके लिए। इसलिए वो बेचारे कम प्राइस में ही मछली बेच देते हैं, उनको नुकसान होता है। लास्ट में क्या होता है कि फिशरमैन जो होता है वो एक पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाता है, सही बात है। हैंडलिंग काफ़ी वीक है, मतलब फ़िश जल्दी ख़राब हो जाती है। आइस स्टोरेज नहीं है इंडिया में। ये मैं अभी ओवरऑल की बात करेंगे तो छोटे फिशर्स था ऊपर वाला, तो या ओवरऑल की बात करें, इंडिया में आइस या कोल्ड स्टोरेज बहुत कम है, तो क्वालिटी गिर जाती है। जैसे जैसे कि अगर मछली पकड़ के लेके आज सुबह गए थे, ये शाम को तक मछली पकड़ के ले, इनके पास आइस बॉक्स था मान लेते हैं, ठीक है ना, तो शाम को तो आइस बॉक्स काम नहीं कर पाएगा भाई, कितनी देर तक चलाओगे। तो अगर कोई कोल्ड स्टोरेज होगा, कोल्ड स्टोरेज मतलब बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, जैसे आपके घर में फ्रिज होते हैं ना, वैसे कमरे जितने बड़े फ्रिज होते हैं, जिसके अंदर मछलियों को डाल देते हैं तो रात भर ये ख़राब नहीं होती। जैसे आज लेके आए, ये सुबह गए थे, शाम को लेके आ गए, लेकिन शाम को बिकी नहीं, तो फिर तो अगले सुबह बेचनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं हुआ ना, तो सुबह तक ये ख़राब हो जाएगी मछलियाँ, तो क्वालिटी गिर जाएगी, तो दाम कम मिलेगा। केरला का फिशरमैन के पास अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं है ना, तो फिश जल्दी ख़राब हो जाएगी, सही बात है। वैसे कि आज नहीं बिकी तो कल सुबह बेचने के लिए इसको शाम को कोल्ड स्टोरेज में रखना ही पड़ेगा, बड़े बड़े फ्रिजों में डालना पड़ेगा। और फ्रिज नहीं होगा तो मछलियाँ ख़राब, तो पैसे तो मछली सड़ जाएगी, तो कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखते हैं कि फिशरी सेक्टर कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे बूम आया है, मतलब बहुत ही तगड़ा प्रोडक्शन हुआ है। कैसे 1980s में सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिलियन टन ही हम मछलियों को पकड़ पाते थे, लेकिन 2023-24 में कितना हो गया, वो 17.5 मिलियन हो गया है। करीबन यहाँ पे देखा जाए तो ये 6 गुने से भी ज़्यादा हो चुका है हमारा सेक्टर ग्रो। बहुत अच्छा है। तो मतलब इंडिया है जो आज के टाइम पे वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है। एक्वाकल्चर कैसे होगा, मतलब कि हम फिश फार्मिंग करते हैं। फिश फार्मिंग मतलब आर्टिफिशियल टैंक और आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाते हैं, सरदार खान की तरह, ठीक है। ग्रोथ के रीज़न समझते हैं यहाँ पे कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, मतलब ग्रोथ हुआ, उसके रीजंस क्या है। हमने तो पहले पहले बूम देखा कि हाँ कि 6 गुना से ऊपर करीबन ये हमारा सेक्टर बढ़ चुका है। इसके रीजंस क्या है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आईसीएआर है और एम्पेड है, दोनों ने साइंस और टेक्नोलॉजी को काफ़ी सपोर्ट किया है फिशरी सेक्टर्स को। इवन इन्होंने ट्रेन वगैरह सब कुछ किया है। पहले आईसीएआर देखते हैं, इसका मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जैसे हमने आईआईटी होता है ना, वैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये आईआईटी होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और एम्पेडा क्या होता है, मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक्सपोर्ट, जैसे कि सी फूड होता है ना, अगर सी फूड है तो उसमें जो एक्सपोर्ट होता है ना, उसका ये बॉस होता है इंडिया में। तो ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है कि फिशरी सेक्टर को साइंस वगैरह और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की। तो उससे क्या हुआ कि हमारे फिश जो मछली पकड़ने की जो टेक्निक थी वो काफ़ी इंप्रूव हुई, तो हमने ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी, इसलिए हमारी ग्रोथ काफ़ी बढ़ गई। ये ग्रोथ के रीज़न हम पढ़ रहे हैं। सेकंड क्या होगा, हमने प्राइवेट हैचरीज देखी है। प्राइवेट हैचरीज मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने वो आजकल यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, जिसमें क्या होता है ना, एक आदमी होता है इसके एक छोटा सा उसने तंबू लगा रखा होता है और नीचे ऐसे बड़े बड़े टैंक बना होते हैं, 10-15 टैंक होते हैं, ठीक है ना। इसमें मछलियाँ उग रही थी, आपने देखे होंगे, 100% देखे होंगे। इनको बोलते हैं प्राइवेट हैचरीज, जहाँ पे कि हैचरीज मतलब कि नर्सरी एक तरीके के लिए, छोटी छोटी मछलियों का नर्सरी होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ वो बीज डाल देता है, यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ बड़ी हो जाती है, और जैसे ही बड़ी होती है फिर इन मछलियों को उसमें शिफ्ट कर देता है, यहाँ पे नया बीज डाल देता है। समझ में? इसी प्रोसेस को ये कंटिन्यू करता रहता है, हर 2-2 महीने में आगे से आगे शिफ्ट करता रहता है। उससे क्या होता है कि मतलब कि इनको बाहर से, इस वाले पर्सन को बाहर से मछलियों को लाने के लिए ज़रूरत नहीं है, ये अपने यहाँ पे फार्मिंग कर रहा है। कैसे फार्मिंग करेगा, एक तरह की नर्सरी बना रहा है। जैसे पौधों की नर्सरी होती है ना, वैसे ही प्राइवेट हैचरी मतलब कि मछलियों की नर्सरी। यहाँ पे बीज डालेंगे, बीज फूट करके मछलियाँ बाहर आ जाएगी और मछलियाँ ग्रो करेगी। वैसे ही अगले महीने में मछलियों को शिफ्ट कर देता है, इस वाले टैंक में वापस ये नए बीज डाल देता है। इसको बोलते हैं प्राइवेट हैचरी। समझ में आ गया होगा आपको, आपने देखे भी होंगे। इससे क्या होता है, बेटर सीड्स मिलते हैं, मतलब कि बेटर सीड, जो मछलियों के अंडे होते हैं वो अच्छे से अंकुरित होते हैं, फर्टिलाइज अच्छे से होते हैं। रोड्स, हार्बर्स के और रूल्स हमने काफ़ी इंप्रूव किए हैं। रोड से क्या होगा, मछली पकड़ के लाया, लेकिन रोड ही अगर ख़राब है ना तो मछलियाँ बीच में टूट जाती थी। तो रोड्स काफ़ी इंप्रूव किए हैं हमने, हार्बर्स अच्छे किए हैं, रूल्स वगैरह काफ़ी क्लियर किए हैं इंडिया ने, तो हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है। आंध्र प्रदेश में बायोफ्लॉक्स टैंक्स बनाए गए हैं, ये एक नई चीज़ है फिशरी में। बायोफ्लैक्स क्या होता है कि जो फिश का जो वेस्ट होता है ना, जैसे कोई मछली है, ठीक है ना, मान लो ये मछली है, इसका जो वेस्ट निकलता है, ठीक है ना, इसका जो भी मतलब कि
समझ आया ना, इसका जो वेस्ट निकलता है ना उसको क्या कहते हैं ना, इस वेस्ट को इकट्ठा करते हैं और उसमें बैक्टीरिया डालते हैं कुछ, जैसे कि इसका वेस्ट इकट्ठा किया और वेस्ट एक डब्बे में टैंक में वेस्ट को डाल दिया और बाद में से कुछ बैक्टीरिया डालते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसी की जो वेस्ट होता है ना उस वेस्ट को ये प्रोटीन में बदल देते हैं। ये बैक्टीरिया फिश की लेट्रिन को बैक्टीरिया प्रोटीन में बदल देते हैं और जैसे ही प्रोटीन में डालते हैं इस प्रोटीन को वापस इन मछलियों को खिला देते हैं। मतलब कि एक तरह का ये रिसाइकलिंग सिस्टम चलता रहता है पूरा का पूरा। और ये जो प्रोटीन होता है ये बहुत अच्छा होता है इन फिश के लिए। इससे क्या होता है कि कम पानी में ज़्यादा फिश मिल जाती है। सही बात है, क्योंकि इनको खाना अच्छा मिल रहा है। इसको बायोफ्लॉक टैंक्स बोलते हैं। ये बहुत अच्छी, बहुत ही एक नई टेक्नोलॉजी इंडिया में, इसलिए यहाँ पे हमारी ग्रोथ काफ़ी बेटर हो रही है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि इन्होंने ब्लू लेवलेशन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये चलाई है। इसका एम क्या था दोनों का, ब्लू लेवलेशन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का वो था कि फिशिंग की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, यहाँ पे अच्छे पॉन्ड्स बनाने, अच्छी हैचरीज बनानी। हैचरी समझ में आ गया ना, जहाँ पे कि वो मछलियाँ वगैरह अपने अंडे से बाहर निकलती है, ठीक है ना। और कोल्ड चेन स्टोरेज को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना है, मतलब कि हमें बड़े बड़े फ्रिज बनाने हैं, उनको किराए पे दे देंगे ये फिशरमैन को कि भाई अपनी मछलियाँ यहाँ पे रख लो, सुविधा ख़राब नहीं होगी। और फिशर्स की सेफ्टी और इनकम को भी इम्प्रूव किया इन दोनों ने। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो जैसे ब्लू रेवोल्यूशन होता है, कुछ रेवोल्यूशन पढ़ लेते हैं हम। एक होता है ब्लू रेवोल्यूशन जो कि फिश और श्रिम्प दोनों के लिए आता है। एक ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको बारे में सबको पता है, लेकिन खास बात क्या है, ये वीट और राइस के लिए था, ठीक है ना। कोई कहेगा मस्टर्ड के लिए था क्या सरसों के बीज के लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लिया था? कि बिल्कुल नहीं लिया था। मस्टर्ड के लिए क्या दिया था? येलो रेवोल्यूशन था। बात समझ में आ गई। सिल्वर रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? एग के लिए होता है। पिंक रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? जो 2013 में इसका क्वेश्चन आया था मेंस में, उसमें पूछा गया था पिंक रेवोल्यूशन कैसे बढ़ा है। तो पिंक रेवोल्यूशन होता है या तो मीट के लिए या ऑनियन के लिए। देखो उस समय पर है ना, उस समय पर प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई था। तो उस समय पे कंटेक्स्ट क्या था? कंटेक्स्ट था ऑनियन का। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक होता है ब्राउन रेवोल्यूशन, वो बनता है लेदर के लिए, कोको बीट के लिए, मतलब कि वो चॉकलेट के लिए या फिर कॉफ़ी के लिए। ये भी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट से पता लगेगा अपन को। लेकिन ब्राउन समझ में आ गया ना, ये सारे के सारे रेवोल्यूशन होते हैं। तो ब्लू रेवोल्यूशन समझ में आया। और गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लगाई है, जिससे कि प्रोडक्शन को बढ़ाया है, अच्छे पॉन्ड्स बनाए हैं, कोल्ड स्टोरेज दिए और इनकी फिशर्स की जो सेफ्टी थी उनको भी इम्प्रूव किया है। और क्या क्या स्टेप्स उठाए हमने, क्या किया है गवर्नमेंट ने कि जो इनकी जो छोटी छोटी बोट्स होती है ना उसमें ट्रांसपॉन्डर लगाएं। ट्रांसपॉन्डर मतलब कि ऐसे डिवाइस जो कि लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। सही बात है, अगर जैसे कि स्ट्रॉम आ गया है, कोई तूफान आ गया, जैसे कोई बोट वाला बेचारा वो नदी में या फिर ओशन के अंदर में मछली पकड़ने गया, अचानक से तूफान आ गया तो ये रास्ता भूल जाता था, क्योंकि इसके पास जीपीएस होते नहीं थे। तो ट्रांसपॉन्डर से क्या होता है ना कि लोकेशन ट्रेस हो जाती, तो इनको आसानी से संभाल भी सकते हैं। सेकंड, गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके लिए केसीसी कार्ड भी, जो किसान क्रेडिट कॉप होता है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उसको लॉन्च किया है फिशरमैन के लिए, ताकि उनको लोन आसानी से मिल जाए। और मत्स्य सेवा केंद्र खोलें। इससे क्या होता है कि इनको पेपर वर्क, लाइसेंस, ट्रेनिंग सब एक ही जगह में मिल जाती है। सही बात है। कोस्टल विलेजेस के लिए क्लाइमेट रेजिलेंट बनाया है। कोस्टल विलेज मतलब कि जैसे कि इंडिया में जैसे कि तमिलनाडु है, ठीक है ना, इसमें जो ये बिल्कुल कोस्ट पे जो विलेज बने हुए हैं ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सी लेवल बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो पानी कहाँ जाएगा? समुद्रों में। तो जैसे समुद्र में पानी आ रहा है तो पानी का जो लेवल है, सी लेवल है, वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो जो कोस्टल विलेज है ना वो डूबने पे आ रहे हैं। तो क्या करी गवर्नमेंट? बड़े बड़ी सी दीवार बना देती है कोस्टल पे। उससे क्या होता है कि ये पानी इस दीवार को फलांग करके इस तरफ नहीं आ सकता है, तो ये विलेज सारे बच जाते हैं। इसको बोलते हैं क्लाइमेट रेजिलेंट बनाना। समझ में आ गया। और ड्राफ्ट नेशनल फिशरीज पॉलिसी लेके आई है, ताकि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें, ताकि जो फिशरमैन है उसको हम उस सेक्टर को काफ़ी इंप्रूव कर सकें। हम FAO का रोल देखते हैं, मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रोल देखते हैं यहाँ पे, जो UN का फूड एंड फिशरीज का टीचर है, मतलब कि एक तरह से ये सबको मॉनिटर करता है, अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंडिया को गाइड करता है साइंस में, सेफ्टी में और सस्टेनेबिलिटी में, ठीक है। सस्टेनेबल मतलब कि लॉन्ग टर्म के अंदर में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग वगैरह बताता है हमें। इन्होंने क्या किया, FAO ने बे ऑफ बंगाल पार्टनरशिप की है, मतलब जैसे कि यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडिया है, म्यांमार है, बहुत सारे अलग अलग कंट्री, उन सबकी एक पार्टनरशिप बनाई है, ताकि सेफ फिशिंग कर सके सारे के सारे कंट्रीज़। ये बोट की सेफ्टी मिले, ड्राइंग, आइस यूज़ और हैंडलिंग वगैरह इंप्रूव हो यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा कि फ़िश की क्वालिटी और बेटर होगी। ड्राइंग मतलब कि जैसे फ़िश होती है ना, जैसे कि अगर कोई बे ऑफ बंगाल में फिशिंग करने गया बड़ी बोट लेकर के, ठीक है ना, तो वो एक दिन में तो वापस आएगा नहीं, वो हफ्ते भर तक आते हैं और बहुत सारे फिश वगैरह लेके आते हैं। अब सोच के देखो, हफ्ते भर तक क्या ये आइस वापस कैसे बनाएंगे? हफ्ते भर में तो आइस सारी सारी पिघल जाएगी जो होगी इनके पास में। तो ये आइस कैसे बनाएंगे? तो ये क्या करते हैं, ये ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग मतलब मछली को सुखा देते हैं धूप में, और सूखने से क्या होता है ना कि मछली फिर सड़ती नहीं है,
ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राइंग प्रोसेस। तो यहाँ पे ड्राइंग, आइस का यूज़ और हैंडलिंग वगैरह सारा इंप्रूव होता है, इससे फिश की क्वालिटी बनी रहती है। ये बीओबी पार्टनरशिप की है इन्होंने। और क्या किया है, एफएओ ने गवर्नेंस और कंजर्वेशन में भी काफ़ी हेल्प किया है इंडिया को। कैसे किया है भाई, एफएओ हेल्प करता है मेरीन इकोसिस्टम की स्टडी करने में। सही बात है, ये बताता है कि यहाँ पे फ़िश की जो अब नंबर है वो काफ़ी कम हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे फिशिंग मत कीजिए, कहीं और इलाके में जाइए। सेकंड, इलीगल फिशिंग को रोकता है। सही बात है, अगर किसी एरिया में गवर्नमेंट ने कह दिया कि यहाँ फिशिंग मत करो, यहाँ पे फिश के नंबर बहुत कम हो गए, तो अब यहाँ पे फिशिंग करना एक तरह से इलीगल हो जाएगा। अगर फिर भी कोई फिशिंग करता है तो एफएओ बताएगा कि हाँ, कि हम मॉनिटर कर रहे थे, हमने लगा कि यहाँ पे कुछ एक शिप आई थी जो यहाँ पे फिशिंग करके की, तो उनको हम सजा कर सकते हैं। और क्या होगा, एंडेंजर्ड स्पीशीज को ये काफ़ी प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, ये एफएओ वगैरह करिए हमारे लिए। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर सिखाती है हमें कि आंध्रा में जो एफएओ है, मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया कि नेचर फ्रेंडली पॉन्ड्स वगैरह बनवाए। नेचर फ्रेंडली कभी भी वर्ड आता है, इसका मतलब होता है कि वहाँ पे केमिकल नहीं है, सीधी बात है। अगर ये एग्रीकल्चर में आता है तो मैं क्या बोलूँगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलूँगा। तो यहाँ पे एक्वाकल्चर में क्या होगा कि ऐसे पॉन्ड्स बनाए होंगे, ऐसे तालाब बनाए जिसमें कि केमिकल बिल्कुल नहीं डाला है। हमने क्या एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है, और हमने फिश फार्मिंग भी वहाँ पे की है। बस समझ में आ गई, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया है, गवर्नेंस में हेल्प करता है ये, मेरीन इकोसिस्टम वगैरह पढ़ के, और बे ऑफ बंगाल के पार्टनरशिप वगैरह किए ना, समझ में आ गया। और क्या किसने फिशिंग हार्बर को भी काफ़ी इंप्रूव किया है, जैसे कि वनकबाड़ा और जकाऊ हार्बर से, उनमें एफओ ने क्या क्या इंप्रूव किया है, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे इंप्रूव किया है, वेस्ट सिस्टम इंप्रूव किया है, और हाइजेनिक ऑक्शन वगैरह ऐसे कुछ एरिया वगैरह बनाए। ठीक है, यहाँ पे फिश की क्वालिटी बेटर हुई है, और अगर फिश की क्वालिटी अच्छी होती है तो वो एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होगी तो अच्छा माल मिलेगा हमको। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें और क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई जार्गनबाजी नहीं करेंगे, मतलब कि कोई भी सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होंगे। पहला सॉल्यूशन इनका साइंटिफिक सर्वे करना है हमें, कि हम कितनी फ़िश पकड़ सकते हैं कि वो एक सेफ फिशिंग होगी, ताकि अगले साल के लिए हमारे पास में फ़िश बचे, मछलियाँ बचे अगले साल में पकड़ने के लिए हमें। ठीक है, अगले साल मतलब जैसे कि अगर इस साल कोई फिश छोटी तो अगले साल तो बड़ी हो जाएगी ना, वो पकड़ने के, अगर अगले साल उसको पकड़ेंगे उसमें मीट ज़्यादा मिलेगा हमको। अगर इस साल ही पकड़ ली छोटी छोटी मछलियों को तो गलत हो जाएगा। तो हमें साइंटिफिक स्टडी करनी है। सेकंड, हमें स्ट्रॉन्ग एमसीएस करना है, मतलब स्ट्रॉन्ग मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है और सर्वेलेंस करना है, इलीगल फिशिंग को पकड़ना है। सही बात है, अगर किसी जगह के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि इस इलाके में आप फिशिंग मत करना, यहाँ पे मछलियाँ बहुत कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई फिशिंग करता है तो उसको फिर सर्वेलेंस करके, मॉनिटर करके उसको फिर जेल भेजो। कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करो, मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो उसमें फिशरमैन को भी इंक्लूड करो, ताकि वो अपनी बात को रख सके कि हमें ये परेशानी है। इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर बनाओ। एक्वाकल्चर मतलब कि वो घर पे, ठीक है ना, पॉन्ड, आर्टिफिशियल पॉन्ड बना करके, वो सरदार खान की तरह, वहाँ पे पोल्यूशन और केमिकल को बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत डालो। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट अच्छा होगा, हमें प्राइस अच्छे मिलेंगे। डिजिटल ट्रेसेबिलिटी लेके आओ, मतलब जीपीएस और क्यूआर कोड से पता चल जाएगा कि ये फ़िश कहाँ से आई है। जैसे कि अगर कोई फ़िश गुजरात से आई है, ठीक है ना, और कोई फ़िश एक्वाकल्चर से आई है, और कोई फ़िश में केमिकल वाले पानी से आई है। अगर मुझे पता लग जाए कि ये फ़िश कहाँ से आई है, कि भई ये नेचुरल पानी से आई है, या फिर किसी एक्वाकल्चर से आई है, फिर किसी प्राइवेट से आई है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे बहुत केमिकल था, अगर मेरे पास ऐसा क्यूआर कोड हो ना मछली पे, कि वैसे क्लिक किया और मुझे पता लग गया, तो हाँ, अगर मुझे पता लगता है कि ये नेचुरल पानी से आई है तो इसकी प्राइस ज़्यादा होगी, अगर ये आर्टिफिशियल है थोड़ी प्राइस कम होगी, और अगर केमिकल वाले तो और प्राइस बिल्कुल कम होगी। अगर इस तरह के क्यूआर कोड होंगे तो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, और स्मॉल फिशर्स मैन से उनको प्रायोरिटी पे रखो, उनकी काफ़ी हेल्प करनी है। कैसे, उनको मशीन प्रोवाइड करनी है, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करना है, उनको कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करना है, ताकि उनकी मछलियाँ बचे, उनको भी पैसा मिले। क्यूआर कोड ऑनलाइन समझाई दिया। हमने क्या सीखा इसमें, कि इंडिया की फिशरी सेक्टर से वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करी है, 6 टाइम ग्रो कर चुकी है 1980 से लेकर 2022 तक में, अच्छा नंबर है ये। पर फ्यूचर सेफ तभी होगा जब हम सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से करेंगे, मतलब कि हम ओवर फिशिंग कभी ना करें, क्लाइमेट सेफ्टी के हिसाब से चलें, मतलब कि जो गरीब फिशरमैन हैं उनके पास हम ट्रांसपॉन्डर लगाएं, ताकि हम उनका लोकेशन ट्रेस कर सकें, और जो स्मॉल फिशर्स है उनको फ़ायदा भी होना चाहिए, मतलब तीनों एक साथ होगा, तभी हमारा इंडिया का जो फिशरी सेक्टर है वो काफ़ी बेटर परफॉर्म करेगा। और एफओ के डायरेक्शन को हमें भूलना नहीं है, उनके साथ कंटिन्यू में वर्क करना है, कोऑर्डिनेशन में वर्क करना है। थैंक यू।